तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कैसे उनकी हम पहचान करेंगे कि कौन सा मटेरियल हमारे आसपास जो है वो मेटल है यानी कि धातु है और कौन सा अधातु है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी से। जैसे कि मेटल्स की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी और नॉन मेटल्स की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, और उन्हीं प्रॉपर्टी की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे हाथ में जो मार्कर है, शायद आप लोग जानते होंगे कि ये नॉन मेटल है, तो इसको मैं नॉन मेटल क्यों कह रहा हूँ। ऐसे ही आपके घरों में बहुत सारे अप्लाइंसेस होंगे, फ़ैन होंगे, वो सब मेटल के होते हैं। घर में किचन में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो भी मेटल्स के होते हैं। लेकिन आखिर हम उन मटेरियल्स को मेटल क्यों कहते हैं, तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस मेटल्स की प्रॉपर्टी को समझें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स नो इट। तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो किसी भी मेटल के साथ में नेचुरली मिलती हैं, यानी कि वो नेचुरली नेचर के द्वारा ही वो प्रॉपर्टी उनको दी हुई होती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देखिए, मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले से ही लिस्ट कर रखा है। अब मैं आपको एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी जो है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, यानी कि मटेरियल्स में कठोरता होती है, लेकिन कौन से मटेरियल में होती है? मेटल में। मेटल जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। कोई भी अगर हम एक मेटल ले लें, जैसे बर्तन ले लें या एक हम हथौड़ी ले लें, तो क्या आप उसे पुश करके उसके शेप को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, चाहे हम कितना ही हाई प्रेशर क्यों जनरेट करें। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में अगर हम एक कार्बन का एग्जांपल लें, मतलब कोयला को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो टूट के बिखर जा सकता है, या किसी और चीज़ से मारें उस पर तो वो चूर चूर हो जाता है, यानी कि एक तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। तो हार्डनेस जो होती है वो मेटल्स के अंदर होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। वहीं नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होती है, लेकिन ये सभी मेटल के साथ में नहीं होता है। यस, अगर मैं कुछ मेटल्स के एग्जांपल दूं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, मैं इन तीनों मेटल्स की बात कर रहा हूं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जो कि मेटल्स यानी धातुएं हैं, लेकिन धातु होते हुए भी ये सॉफ्ट होती हैं, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप इनको नाइफ से यानी कि चाकू से काट सकते हो। सोचिए कि ये मेटल्स होते हुए भी इनमें सॉफ्टनेस होती है। और वहीं एक एग्जांपल मैं आपको नॉन मेटल्स के लिए भी दूंगा कि नॉन मेटल्स में डायमंड का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, हीरा, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड मटेरियल होता है, जो कि एक नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड होता है। तो यानी कि देखा कि हमने अभी कहा कि हार्डनेस जो है मेटल्स में होती है और नॉन मेटल्स में नहीं होती है, बट कुछ जो है मेटल्स होती हैं जो कि हार्ड नहीं होती हैं, और वहीं पे कुछ नॉन मेटल्स है जो कि हार्ड होता है। बट नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए कि हार्डनेस किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो मेटल्स की होती है। करेक्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, यानी कि मेटल्स में चमक होती है। किसी भी मेटल्स को अगर हम किसी सरफेस से उसको रब करें या रगड़ते हैं, सैंड पेपर का एग्जांपल ले सकते हो जिसको हम रेक मार्क भी कहते हैं, तो मेटल की जो सरफेस होती है वो चमकने लगती है। और वहीं किसी नॉन मेटल के सरफेस को रगड़ें तो रगड़ते रगड़ते वो घिस जाएगा, लेकिन उसकी सरफेस में चमक नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मेटल्स आर लस्ट्रस,
यानी कि उनमें चमक होती है, बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, यानी कि उनमें चमक नहीं होती है। बट यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। आयोडीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और वो किस में पाया जाता है? सॉल्ट में। बट आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक लस्ट्रस मटेरियल होता है। जी हाँ, आयोडीन जो होता है वो लस्ट्रस होता है, यानी काफ़ी चमकदार होता है। और वहीं अगर हम लस्ट्रस की बात करें तो डायमंड भी हमारा काफ़ी चमकीला होता है। ये तो मैंने आपको अलग से बताया। बट लस्ट्रस में मेटल्स आती हैं और नॉन मेटल्स नहीं आती हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट, डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल के एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो मैं ये कहूँगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि बाहर कहीं भी आस-पास में बिजली के जो खंभे लगे होते हैं उसमें लोहे का तार या एल्यूमिनियम का तार ही लगा हुआ होता है। यानी कि इन शॉर्ट में बोलें तो किसी न किसी मेटल का ही वायर बना हुआ होता है, किसी प्लास्टिक का तार नहीं लगा होता है। अगर प्लास्टिक होगा भी तो वो ऊपर उस पर कवरिंग के लिए होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं तन्यता। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को वायर में यानी कि तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होते हैं। आप प्लास्टिक हो या कोई और नॉन मेटल हो, उसको खींच के आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बट मेटल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोल्ड का। क्या आप जानते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं? इमेजिन कीजिए कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यानी कि गोल्ड कितना डक्टाइल होता है, और शायद इसी प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड का यूज़ ज्वेलरी में किया जाता है, यानी कि ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। ये आई होप ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट, मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मटेरियल को एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट में मतलब जैसे आप लोग लोहे की शीट देखते होंगे घर के ऊपर लगी हुई होती है, दरवाज़ों में देखें तो भी वो शीट के ही बने हुए होते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की। किसी भी मेटल्स को अगर हम हार्ड सरफेस से बार बार उसके ऊपर फोर्स डालें तो वो क्या होता है? वो टूटता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है? उसका शेप धीरे धीरे चेंज होता जाता है, यानी वो कि वो चिपक जाता है और पतला होता जाता है। लेकिन अगर हम किसी नॉन मेटल के ऊपर किसी हार्ड सरफेस से उस पर हम चोट मारें या हथौड़ी ले लें, तो अगर मैं इसी मार्कर पे हथौड़ी से चोट मारूंगा तो ये शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये टूट टूट के अलग हो जाएगा। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो नॉन मटेरियल में, नॉन मेटल्स में, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होता। तो मेलेबिलिटी क्या हो गई कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल जो है वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, बट दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट अप्लाई इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो क्लियर? देन नाउ वी मूव ऑन फिफ्थ प्रॉपर्टी, सोनोरस। सोनो वर्ड अक्सर जो है वो साउंड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सोनोरस का मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं ध्वनिक, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न करे। मेटल्स और नॉन मेटल्स, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? यस, मेटल। क्यों? क्योंकि मेटल्स की अगर हम बात करें तो आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे जो स्कूल की घंटी लगी होती है, जो बेल बजती है हर पीरियड बाद, वो किस चीज़ की होती है? वो किसी न किसी मेटल की होती है। प्लास्टिक की, या फिर हम कहें कोयले की, कार्बन की, मिट्टी की या लकड़ी की घंटी नहीं होती है। वो घंटी किस चीज़ की बनी हुई होती है? किसी न किसी मेटल के। सो मेटल जो है साउंड को प्रोड्यूस करता है, यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स
साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं? जब उस पर किसी हार्ड मटेरियल से चोट मारी जाती है, यानी कि उस पर टक्कर मारते हैं, तब आवाज़ उत्पन्न होती है। और यही प्रॉपर्टी हम कहते हैं सोनोरस, जो कि मेटल्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। देन सिक्स प्रॉपर्टी इज कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है चालकता। अब इस चालकता को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? पहला हो गया हीट, यानी कि हीट का कंडक्शन, ऊष्मा, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। ये दोनों का चालन। अब हम हीट को पहले डिस्कस करते हैं। हीट क्या होती है? ऊष्मा। मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स में हीट कंडक्ट होती है, बट नॉन मेटल्स में हीट कंडक्ट नहीं होती है। कैसे नहीं होती हैं? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे कि हमारे घरों में या किचन में जो बर्तन होते हैं वो सारे किसी न किसी मेटल के होते हैं, और जिसमें हम खाने को पकाते हैं वो भी मेटल का ही होता है। तो ये क्यों हम मेटल के ही बर्तन यूज़ करते हैं, धातु का ही बर्तन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि धातु ऊष्मा का चालन करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर उसको आप कभी ट्राई करना। अगर हम कोई भी एक आयरन की रॉड ले लें, रॉड के एक किनारे को हम पकड़ के दूसरे को आग में डालें और डाल के रखें, क्या थोड़ी देर बाद दूसरा किनारा भी गर्म होगा कि नहीं होगा? यस, होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि वो हीट का कंडक्शन होता है उसमें। एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट जो है वो कंडक्ट होके आती है। ऐसे ही मेटल्स जो होती हैं वो हीट को कंडक्ट करती हैं, और तभी शायद हम मेटल्स का यूज़ खाना वगैरह बनाने में के बर्तनों के रूप में करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मेटल्स में हीट का कंडक्शन होता है और नॉन मेटल्स में नहीं होता। क्या आप किसी नॉन मेटल्स में हीट को कंडक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। देन डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने स्टार्टिंग में जब हम डक्टाइल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल पिलर्स होते हैं उसमें किसी न किसी मेटल के वायर लगे होते हैं। तो मेटल के वायर क्यों लगे होते हैं भाई? देखने के लिए? नहीं ना, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना होता है, यानी विद्युत पास करना होता है। और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट में कंडक्ट होती है। बट वहीं पे अगर हम नॉन मेटल में कहें तो हीट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। बट एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो हीट को कंडक्ट करता है। जी हाँ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ग्रेफाइट जो होता है ये एक नॉन मेटल होता है और कार्बन का ही एक रूप होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ होता है? जो आप लोग पेंसिल्स यूज़ करते हैं, उस पेंसिल के अंदर जो लेड होता है वो सही मायने में ग्रेफाइट ही होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो कि एक नॉन मेटल है। बट मैक्सिमम जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, राइट। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा। हमने भी बात की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में, मैक्सिमम जो हम पिलर्स में वायर्स देखते हैं, अब तो कवरअप होते हैं प्लास्टिक के, रैप होते हैं प्लास्टिक से, बट जो बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं काफ़ी ऊपर होते हैं, उसमें बड़े मोटे मोटे वायर्स लगे होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कौन सी मेटल का वायर यूज़ होता है और क्यों होता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि उसमें कौन सा वायर और क्यों यूज़ किया जाता है, राइट। सो हीट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है मेटल्स। और अब मेटल्स में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। जी हाँ, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा किया है। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर, और उससे थोड़ा सा कम कॉपर, और कॉपर से कम एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से कम जो है वो आयरन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, यानी कि लोहे में। अब सिल्वर के वायर यूज़ करना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए,
बट कॉपर का यूज़ करना पॉसिबल है। और इसीलिए मैक्सिमम हम लोग जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं उसमें पहले से पूछते हैं भैया कॉपर वायर लगे हुए हैं ना, क्यों? क्योंकि ये हीट को अच्छा कंडक्ट करता है। बाकी इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये थी आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं पे ख़त्म होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि उनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया और उससे ये हमें पता चल गया कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है, उनको हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी उनमें हम आसानी से अंतर पहचान सकते हैं। लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या है, यानी कि किस तरीके से वो अन्य सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन को समझने के लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं या नहीं। तो यस, अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन और ये जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि ये जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाते हैं। ये मैंने आपको वर्ड इक्वेशन के थ्रू समझाया है, यानी कि अगर हम इसको याद रखेंगे तो इस तरीके से ईजिली केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? अब किसी भी हम एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का, Mg+O2। मैग्नीशियम रिबन आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी में कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट भी निकलती है और हीट भी निकलती है, और इसके साथ साथ में उसका ऑक्साइड बनता है। अब ऑक्साइड क्या है? जब वो रिबन जलता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो वो उसकी जो राख बनती है, तो एक तरीके से राख जो होती है ना, उसे हम ऑक्साइड के तौर पे मान सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, इसलिए ये 2MgO ये हो गया। यानी कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ऐसे हम एक एल्यूमिनियम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम Al+O2 दे फॉर्म Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3। अब इसको बैलेंस कर दें, 3 2 6, ये हो गया। बैलेंस करना ज़रूरी होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब दोनों में देखो, चाहे मैग्नीशियम हो और चाहे एल्यूमिनियम हो, ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि हर कंडीशन में ऑक्साइड बनता है। और हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जिस केमिकल फॉर्मूले में लास्ट में क्या होता है? ओ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑक्साइड को। ये जरूर याद रखना। अब इसमें देखोगे आप तो सब में लास्ट में ओ है, दैट्स मीन कि क्या बना रहा है? उसका ऑक्साइड बना रहा है। देन हम बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर, कि मेटल्स या नॉन मेटल वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, या करते भी हैं या नहीं। अच्छा, अगर मान लो ये मेरा मार्कर है, प्लास्टिक का है, मैं इसको पानी में फेंक दूँ तो क्या ये रिएक्ट करेगा? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। बट अगर हम मेटल की बात करें, सो मेटल प्लस वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस इसके साथ में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं।
आप ये वर्ड इक्वेशन ज़रूर याद रखना। अगर ये वर्ड इक्वेशन आपको याद रहेगा तो इक्वेशन लिखने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यानी कि मेटल्स जब भी वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। अब इसमें हम कोई सा भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं ईजिली सा। वाटर के साथ में सोडियम का ले लो। सोडियम और वाटर की बहुत बड़ी दुश्मनी है। क्यों है अभी बताता हूँ मैं। सोडियम प्लस H2O, वाटर का सिंबल, दे फॉर्म NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कितना रिएक्टिव होता है। अब अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करना है देन 2 2 and 2, ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। मैंने चैप्टर फर्स्ट करवाया था, उस समय भी कहा था कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो वो बैलेंस लिखना। अगर आप बैलेंस नहीं लिखोगे तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, सेम वही हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन किसका, कैल्शियम का, OH2 प्लस H2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस करोगे, कैसे करोगे, 2H2O। इस तरीके से ये भी आपका एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा, वाटर के साथ में रिएक्शन, कि वाटर जब भी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, होती ही होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि लास्ट में क्या है, O है, तो ये ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे इन फॉर्मूले में देखें तो हम OH है लास्ट में, यानी कि OH किस चीज़ को रेफर कर रहा है, हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रो ऑक्साइड। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इक्वेशन केमिकल्स फार्मूला लिखने में मिस्टेक ना करो, और ये इसकी पहचान है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। ऐसे बाकी जैसे जैसे हम और केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे और क्लियर होता रहेगा। देन थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमें ये जानना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से एसिड के साथ में रिएक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों में मैंने मेटल्स का तो बताया, लेकिन नॉन मेटल के बारे में तो कोई डिस्कस नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता और वाटर के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता। मैंने कहा था ना, अगर मैं इस मार्कर को पानी में फेंक दूं तो क्या कोई रिएक्शन होगा इसमें, कोई नहीं होगा। सालों साल पानी में पड़ा रहेगा, ना गलेगा ना कटेगा, कुछ नहीं होगा। वहीं अगर हम एक लोहे की कील फेंक दें तो वो उसमें जंग भी लगेगा, धीरे धीरे सड़ के सब खत्म हो जाएगी कील। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि मेटल, क्या मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करती है। तो उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सभी के घर में कुछ एसिडिक चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अचार, पिकल्स, और दही। दही भी खट्टी होती है, यानी कि जो चीज़ें खाने में या टेस्ट में खट्टी होती हैं वो मैक्सिमम एसिडिक होती हैं। हम इनको कैसे बर्तन में रखते हैं, क्या आपके घर में इन चीज़ों को रखने में किसी मेटल का बर्तन यूज़ होता है? ज़रूर देखना। वैसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? वो मैं बताता हूँ किस लिए नहीं होता। क्योंकि जब कभी भी मेटल्स को एसिड के कांटेक्ट में लाया जाता है, एसिड, राइट। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं एसिड, वो बेसिकली डिल्यूट एसिड होती है, यानी कि बहुत कम पावर में होती हैं, बहुत थोड़ी पावर में। इसलिए मैं उसको आप डिल्यूट कहूँगा कि वो डिल्यूट एसिड होती हैं, राइट। जब कभी भी मेटल डिल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करती हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस को
ये रिलीज़ करती हैं। अब ये भी एक वर्ड की इक्वेशन हो गई, इसे ज़रूर याद रखना, इसलिए मैं इसको बॉक्स के अंदर कैद कर रहा हूँ ताकि आपके लिए हाईलाइट रहे और आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। सो मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है। सॉरी, मेटल जो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैसे इसका फॉर्मूला, चलो हम किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। हम ले लेते हैं, अभी हमने इसमें कॉपर नहीं लिया तो इसमें हम कॉपर का रिएक्ट करवाते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया कॉपर का। कॉपर एक मेटल है, धातु है, हमने इसको रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HCl। ये क्या फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करते हैं। हो गया बैलेंस। कॉपर जो कि एक मेटल है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो कॉपर क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। अब कॉपर क्लोराइड की बात करें तो ये एक सॉल्ट होता है। ऐसे ही हम और भी मेटल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर वो मेटल्स कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम ले लो, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब मैं सोडियम क्लोराइड का जरूर लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, Na प्लस HCl, दे फॉर्म NaCl प्लस H2। अब यहाँ पे NaCl क्यों किया है, इसको बैलेंस कर दें, 2 NaCl। सोडियम जो है वो हाइड्रोक्लोराइड के साथ में मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड का नाम जरूर याद रखना, क्यों, क्योंकि हम जो घरों में अपने खाने का नमक यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। उसका जो साइंस में हम जानते हैं उसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो इसलिए मैंने ज़रूर लिखा इस इक्वेशन को, ताकि आप सोडियम क्लोराइड को, जो कि एक खाने का नमक होता है, उसको हम याद रख सकें। सो ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि एसिड, वाटर और ऑक्सीजन के साथ में मेटल्स का रिएक्शन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या आपस में रिएक्ट करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं। सो नाउ वी डिस्कस कि हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में भी रिएक्शन करते हैं। सो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हम ले लेते हैं एक मेटल्स और दूसरी नॉन मेटल्स। जैसे अगर हमने मेटल्स में लिया सोडियम और नॉन मेटल्स में हमने ले लिया क्लोराइड। अब सोडियम की अगर वैलेंसी, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैलेंसी के बारे में, तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और वहीं क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। और ये जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में तो दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जी हाँ, वही सोडियम क्लोराइड जो भी हमने खाने के नमक के बारे में डिस्कस किया था कि ये जो है बेसिकली सिंपल सा सॉल्ट होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि दे बोथ आर द आयन, ये आयंस होते हैं। आयंस जो कि कोई ना कोई पर्टिकुलर साइन रखते हैं। ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो ये रिएक्ट कैसे करते हैं, क्लोराइड के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। तो अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें जो है ये सोडियम का एक जो आयन होता है वो प्लस हो जाता है। यस, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है। और इस तरीके से एक मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्ट होके सोडियम क्लोराइड यानी कि एक बेस सॉल्ट जो है वो फॉर्म करता है, यानी कि नमक बना देता है। अब ये रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि वैलेंसी में भी आपने सीखा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर तभी कंपाउंड बनाता है जब वो इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है। जैसे यहाँ पे इसने शेयर किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। आप देखो इसमें -1 है, इसका मतलब इसमें एक कम है, और इसमें +1 है
तो इसका मतलब है इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो इसने अपना एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, जिससे कि ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, यानी कि 2 एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं। तो इस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल्स भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल का और केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ जो कि कॉमनली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। मैं कुछ एल्काली मेटल्स के बारे में बात करता हूँ। पहला फैक्ट मैं बताता हूँ, एल्काली मेटल्स होती हैं, वो मेटल्स कौन सी होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आपके साथ में शेयर किया था। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया और सोडियम। ये ऐसी मेटल होती हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होती हैं। हाईली रिएक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगती हैं। यानी अगर मैं खासकर बात करूं सोडियम की और पोटेशियम की, सोडियम ये है और ये पोटेशियम, इनकी बात करूं तो ये हवा के कांटेक्ट में आते ही जलने लगते हैं। और इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर, जिससे कि हवा का कांटेक्ट यानी कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट इनके साथ में ना हो। और क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही ये जो है जलने लगते हैं। वहीं पे एक फैक्ट और अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम जो जब बर्न होता है तो वो क्या करता है, हीट एंड लाइट ये दोनों प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल दिया था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है और साथ में लाइट भी प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, Fe और जिंक, ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो किसके साथ में रिएक्ट करती हैं, स्टीम के साथ में। रिएक्ट विथ स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप। तो आप इसको जरूर याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इनमें से एग्जाम्पल आपको 3-4 मेटल्स दे देंगे और पूछेंगे क्या ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है, और करता है तो आपको जो है उसकी क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आप ऑक्सीजन के फॉर्म में ही लिखोगे, लेकिन वो ऑक्सीजन स्टीम के फॉर्म में होता है। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक स्टीम यानी कि भाप के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये ऑक्साइड ही बनाता है। और वहीं अगर हम कहें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Cu कॉपर, Ag सिल्वर और Au गोल्ड, ये 3 मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये डिल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता। डू नॉट रिएक्ट विथ डिल्यूट एसिड, यानी कि ये तनुकृत अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। और एक चीज़, जैसे हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी के साथ में कहा था कि ये डिल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। वहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि नाइट्रिक एसिड जो होती है HNO3, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती है। डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती है, यानी कि जब कभी भी मेटल के साथ में रिएक्ट होती है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी एसिड को जब हम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। बट ये नाइट्रिक एसिड जो होती है काफ़ी ये रिएक्टिव होती है, तो इस वजह से जो है ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती है। तो ये मैंने जो भी आपको बताया, दीज ऑल आर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसमें नॉन मेटल्स का मैंने कहीं भी नहीं शो किया, क्योंकि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है तरीके से देखा है तो 50% चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।
और बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगले वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सो थैंक यू सो मच।